Bismillahirrahmanirrahim. Going to start with GIT past UQs. Question number 1 is what do you know about the pharyngeal stage of swallowing along with its nervous control. Pharyngeal stage के अंदर हमारे पास जो है ये सेकंड स्टेज है, यानी कि वोलेंट्री स्टेज है. बोलस जो पोस्टीरियर ऑफ माउथ में हमारे पास रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है. ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स और टॉन्सिलर पिलर जो है वो हमारे पास एफरेंट इंपल्सेस स्वैलिंग सेंटर की तरफ भेजते हैं, जो कि मेडल और पॉन्स में है. वहाँ से एफरेंट इंपल्सेस जो है वो फेरिंग्स के अंदर मूव करती हैं और फॉलोइंग इवेंट होते हैं. सबसे पहले हमारे पास सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड जाता है, जिससे पोस्टीरियर नेरीज क्लोज होते हैं. पैलेट ऑफ फ्रेंजियल फोल्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के नजदीक आती हैं. सेजिटल स्लिट बनती है. सेजिटल स्लिट जो है वो हमारे पास मैस्टिकेटेड फूड को सिर्फ पास ऑन करने देती है, अनमैस्टिकेटेड फूड को नहीं पास ऑन करने देती. उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि नेक मसल जो है वो पुल करते हैं हायोइड बोन और लेरिंक्स को अपवर्ड, और एपिग्लॉटिस जो है वो हमारे पास स्विंग होने की वजह से सुपीरियर ओपनिंग ऑफ लेरिंक्स को कर देता है क्लोज. उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट होती है लेरिंक्स की, जिससे हमारे पास एसोफेगस की ओपनिंग और अपर एसोफेजल स्ट्रेच होते हैं और ओपन हो जाते हैं. और बोलस जो है वो पोस्टीरियर फेरिंग्स से पास ऑन कर जाता है अपर एसोफेगस में. सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ फेरिंग्स कंट्रैक्ट करते हैं और पेरिस्टाल्टिक वेव जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो जाती है, जो कि प्रोपेल करती है बोलस को इनटू द एसोफेगस. नर्वस कंट्रोल के एपिथेलियल स्वैलिंग रिसेप्टर एरिया जो है वो हमारे पास फेरेंजियल ओपनिंग के गिर्द लाई करते हैं, और इनकी सेंसिटिविटी जो है वो ग्रेटर सेंसिटिविटी वाले कहाँ लाई करते हैं, टॉन्सिलर पिलर में. इंपल्सेस जो है इस एरिया से ट्राइजेमिनल और ग्लॉसोफरेंजियल नर्व के स्वैलिंग सेंटर में जाती हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा में. फिर और साथ में एसोसिएटेड एरिया जो कि एसोसिएटेड होते हैं ट्रैक्टस सॉलिटेरियस न्यूक्लियस से सक्सेसिव स्टेज ऑफ स्वैलिंग प्रोसेस में आती हैं, ऑटोमेटिकली इनिशिएट होती हैं. और डिग्लिटेशन और स्वैलिंग सेंटर इन द मेडुला और पॉन्स के रिस्पांस की वजह से मोटर इंपल्सेस जो है वो स्वैलिंग सेंटर से फेरिंक्स और अपर एसोफेगस में आती हैं, जो कि सीरीज ऑफ इवेंट कराती हैं. और ये इंपल्सेस आती कैसे हैं 5, 9, 10, 12 क्रेनियल नर्व के वजह से. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू यू नो अबाउट द फ्रेंजियल स्टेज ऑफ स्वैलिंग. ये भी हमने किया. और एक्शन ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वो स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को. पैंक्रियाटिक एंजाइम और पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट रिलीज होते हैं ड्यू टू सीसी के गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन की वजह से, और इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को, यानी कि स्टमक एम्पटिंग को कम करता है. गैस्ट्रिक एंजाइम को रिलीज करा पैंक्रियाटिक एंजाइम को रिलीज करा और एपेटाइट को इनहिबिट करता है. इसके बाद हमारे पास दोबारा से वही क्वेश्चन है फ्रेंजियल स्टेज ऑफ स्वैलिंग अलोंग विद इट्स नर्वस कंट्रोल. इसके बाद हमारे पास हाउ गैस्ट्रिक एम्पटिंग इज रेगुलेटेड. इसकी रेगुलेशन के लिए हमारे पास कुछ गैस्ट्रिक फैक्टर्स हैं जो कि प्रमोट करते हैं एम्पटिंग ऑफ गैस्ट्रिक फूड वॉल्यूम ऑन द रेट ऑफ एम्पटिंग, यानी कि जितना हमारे पास फूड वॉल्यूम होगा वो हमारे पास उतनी रेट ऑफ एम्पटिंग होगी. इंक्रीज फूड वॉल्यूम प्रमोट्स एम्पटिंग ऑफ स्टमक. स्ट्रेचिंग ऑफ स्टमक वॉल जो है वो लोकल माइंटेरिक रिफ्लेक्स की वजह से पाइलोरिक पंप के तौर पर एक्ट करता है, हमारे पास स्टमक की एम्पटिंग होती है. हार्मोन गैस्ट्रिन का इफेक्ट क्या होता है. गैस्ट्रिन जो है वो प्रमोट कराता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को. कैसे? हाइलिक एसिड गैस्ट्रिक जूस जो है वो हमारे पास स्टमक के अंदर गैस्ट्रिन की रिलीज कराता है. गैस्ट्रिन जो है वो मोटर फंक्शन ऑफ बॉडी पे एक्ट करता है और इंक्रीज कराता है एक्टिविटी ऑफ पाइलोरिक पंप. वो फैक्टर्स जो इनहिबिट करते हैं इनके अंदर हमारे पास इंटेरोगैस्ट्रिक इनहिबिटरी रिफ्लेक्सेस आते हैं, जो कि हमारे पास इंटेस्टाइन से स्टमक की तरफ आएंगे. ये क्यों आते हैं? क्योंकि डिस्टेंशन होती है ड्यूडिनम की. यहाँ कोई इरिटेबल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है ड्यूडिनल म्यूकोजा में. एसिडिटी ऑफ ड्यूडिनल काइम, उसके अलावा ऑस्मोलैरिटी ऑफ ड्यूडिनल काइम और प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट इन द काइम. इसके बाद हमारे पास हार्मोनल इफेक्ट क्या है सीसी के का भी अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इनहिबिट करता है, और हार्मोन स्क्रेटिन इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड सीसी के, और हार्मोन स्क्रेटिन और इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है ये हमारे पास इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग को. इसके बाद हमारे पास व्हाट आर द मूवमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. दो तरह की मूवमेंट होती है, सेगमेंटल और प्रोपल्सिव. सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन में ये होता है कि हमारे पास जब फूड जो है काइम वो आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो हमारे पास उसकी होती है स्ट्रेचिंग और उससे लोकलाइज कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बनती हैं, जिसको हम सेगमेंटेशन का नाम देते हैं. सेगमेंटेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारे पास लास्ट करती है फ्रैक्शन ऑफ मिनट के लिए. सेगमेंटेशन कंट्रैक्शन जो है वो चॉक करती है गाइन को 2 से 3 दफा पर मिनट. और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेगमेंटेशन की हमारे पास डिटरमिन होती है बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल स्लो वेव, जो कि हमारे पास स्लो वेव प्रेजेंट है ड्यूडिनम के अंदर. वो सेगमेंटेशन कंट्रैक्शन जो है वो एक्सीडिंगली हमारे पास वीक होती हैं, और फिर हमारे पास एक्साइटेटरी इंपल्सेस एक्साइटेटरी एक्टिविटी ऑफ इंटायरिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक भी किया जा सकता है ड्रग एट्रोपिन के जरिए. इसके बाद प्रोपल्सिव मूवमेंट जो है वो पेरिस्टाल्टिक वेव्स की वजह से होती है. काइम जो प्रोपेल होती है थ्रू इंटेस्टाइन. इसकी वेलोसिटी होती है 0.5 से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन में ज्यादा होती है, और डिस्टल इंटेस्टाइन में हमारे पास 3 to 5 सेंटीमीटर. टर्मिनल इंटेस्टाइन में स्लोअर होती है. नॉर्मली ये वीक होती हैं और डाई आउट कर देती हैं. हमारे पास जब ये 3 से 5 सेंटीमीटर ट्रैवल करती हैं तो डाई आउट कर देती हैं. 3 to 5 आवर रिक्वायर होते हैं काइम को कि वो पाइलोरस से लेकर इलियोसिकल वाल्व तक ट्रैवल कर सके. इसके बाद हमारे पास लिस्ट द नंबर ऑफ मोटर फंक्शन ऑफ स्टमक. और हंगर कंट्रैक्शन क्या होते हैं. स्टमक जो है हमारे पास स्टोरेज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड कराता है, उसकी प्रोसेसिंग कराता है. उसके बाद हमारे पास स्टमक जो है वो हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, लाइपेज के थ्रू लिपिड्स की डाइजेशन में भी इन्वॉल्व होता है, और स्लो एम्पटिंग कराता है काइम की इन द ड्यूडिनम, और मिक्सिंग कराता है फूड की अंटिल द मिक्सर सेमी फ्लूइड मिक्सर बनते हैं, जिसको हम कहते हैं काइम. हंगर कंट्रैक्शन क्या है. रिदमिक पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन, जो कि हमारे पास पेरिस्टाल्टिक मिक्सिंग वेव से हमारे पास ज़्यादा हो जाए, एम्प्टी स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है, इसको हम हंगर कंट्रैक्शन कहते हैं. यहाँ पे पेन की सेंसेशन होती है जब हंगर कंट्रैक्शन होती है, इसको हम कहते हैं हंगर पैंस. हंगर पैंस जो है वो 12 to 24 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील बिगिन करते हैं और लास्ट करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए. इसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी मूवमेंट होती है, ये भी हमने पढ़ा कि सेगमेंटेशन कंट्रैक्शन होती हैं और प्रोपल्सिव मूवमेंट होती हैं. नेम द स्टेजेस ऑफ डिग्लुटेशन, यानी कि स्वैलिंग की स्टेजेस. स्वैलिंग की हमारे पास वोलेंट्री स्टेज है जब हम ओरल फेज के अंदर है, फिर फेरेंजियल स्टेज और फिर एसोफेजियल स्टेज है, विच विल अकर ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेज जो है वो हमारे पास फेरेंजियल स्टेज है. वहाँ पे क्या होगा ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा. उसके बाद हमारे पास इंटायरिक नर्वस सिस्टम. इंटायरिक नर्वस सिस्टम क्या है और इसके डिफेक्ट्स हमारे पास क्या क्या. एसोफेजियल एक्लेजिया से
इसके लैग से एसोफेजियल एक्लेजिया कैसे होगा? इसके अंदर हमारे पास दो तरह के सिस्टम आते हैं, मेंटेरिक प्लेक्सस और सबम्यूकोजल प्लेक्सस। मेंटेरिक प्लेक्सस जो है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो है और सर्कुलर मसल इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होता है, और हमारे पास जो सबम्यूकोजल प्लेक्सस है वो म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होता है। मेंटेरिक प्लेक्सस जो है वो हमारे पास कंट्रोल करता है जीआईटी की मूवमेंट को, यानी कि पेरिस्टाल्सिस कराता है। सबम्यूकोजल प्लेक्सस हमारे पास यहाँ पर स्क्रीशंस को कंट्रोल करता है। एसोफेजियल एक्लेजिया कैसे होगा कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो फेल कर जाएगा, रिलैक्स नहीं हो सकेगा। जब वो रिलैक्स नहीं होगा तो हमारे पास फूड जो है वो एसोफेगस से स्टमक के अंदर पास नहीं हो सकेगी। ये हमारे पास क्यों है? क्योंकि हमारे पास मेंटेरिक प्लेक्सस डैमेज है। इसके अंदर हमारे पास एक्लेजिया स्वेयर हो जाएगा अगर हमारे पास एसोफेगस जो है वो बहुत घंटे तक जो है वो स्वालोड फूड स्टमक के अंदर नहीं जाएगी, फूड जो है वो पटरेट हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी और लॉन्ग पीरियड के लिए एसोफेजियल स्टेसिस कॉज करा देगी। इन्फेक्शन जो है हमारे पास अल्सरेशन ऑफ एसोफेजियल म्यूकोजा कराएगी और सबस्टर्नल पेन होगी और इवन डेथ भी हो सकती है अगर ये रप्चर कर जाएगा। एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग हम देंगे टू रिलैक्स द स्मूथ मसल, इससे हमारे पास जो है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा, फूड जो है वो स्टमक मूव कर देगी। इसके बाद हमारे पास है नेम द फंक्शन ऑफ स्टमक, हमने देख लिया क्या होता है, स्टोरेज, और उसके अलावा हमारे पास मिक्सिंग ऑफ फूड, और उसके बाद हमारे पास पंपिंग ऑफ फूड टू द डुओडेनम, और गिव द फैक्टर व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ स्टमक एम्प्टिंग। स्टमक की एम्प्टिंग को हमारे पास गैस्ट्रिन बढ़ाता है, हार्मोनल फैक्टर, और दूसरा हमारे पास बढ़ाते हैं स्टमक के अंदर फूड का वॉल्यूम, जितना ज़्यादा होगा उतनी स्टमक एम्प्टिंग ज़्यादा होगी, और क्या था, स्ट्रेचिंग ऑफ स्टमक वॉल जो है वो बढ़ाएगा। इसके बाद हमारे पास है कंपेयर द इफेक्ट ऑफ सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन ऑन जीआईटी। पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन जो है वो हमारे पास वेगस नर्व के थ्रू एसोफेगस से लेकर प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ कोलॉन तक ये इनर्वेशन देती है। वेगस नर्व के थ्रू, उससे नीचे हमारे पास जो है पेलिक पैरासिम्पैथिक नर्व होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? हमारे पास इंक्रीज कराती है पेरिस्टाल्सिस को, टोन को बढ़ाती है, रिलैक्सेस करती है स्फिंक्टर को, और डाइजेस्टिव एक्सक्रीशन देती है। सिम्पैथेटिक क्या है? सिम्पैथेटिक हमारे पास ट्राइकोलम्बर आउटफ्लो के जरिए होती है, और यहाँ पे हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से जीआईटी को इनोवेट करती है। ये हमारे पास डिक्रीज करती है पेरिस्टाल्सिस और टोन को, स्फिंक्टर्स को कंट्रैक्ट कराती है, और डाइजेस्टिव एक्सक्रीशन को कम करती है। सिम्पैथेटिक फेयर फाइट फ्लाइट में डाइजेस्टिव एक्सक्रीशंस कम हो जाती हैं और रिलैक्स कंडीशन के अंदर इंक्रीज कर जाती हैं। इसके बाद डिफरेंसेस हैं ऑब्स्ट्रक्टिव और हिमोलिटिक जॉन्डिस में। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हमारे पास होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट, यहाँ पे लिवर डिजीज की वजह से यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो इंक्रीज होगी, यूरोबिलिनोजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, अब यूरिन का कलर जो है वो डार्क होगा, और स्प्लीनोमेगाली जो है वो एब्सेंट होगी। हिमोलिटिक जॉन्डिस के अंदर ये होगा कि हमारे पास हिमोलिसिस ऑफ आरबीसी होगी, उससे हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा, क्योंकि हमारे पास लिवर के अंदर जा ही नहीं सकेगा, वो आरबीसी के अंदर हिमोलिसिस हो जाएगी, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा, यूरोबिलिनोजन जो है वो इंक्रीज होगा, और स्प्लीनोमेगाली प्रेजेंट होगी। स्प्लीनोमेगाली क्यों होगी? क्योंकि आरबीसी का रप्चर हो रहा है। स्टूल कलर जो है और यूरिन कलर वो हमारे पास नॉर्मल होगा। आगे हमारे पास रेगुलेट द फैक्टर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को जो रेगुलेट कर रहे हैं, और साथ में इंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस ऑफ ड्यूodenum। ये इसके अंदर हमारे पास गैस्ट्रिक एम्प्टिंग के अंदर जो फैक्टर इसको इंक्रीज कर रहे हैं उनमें आ जाता है हमारे पास फूड का वॉल्यूम और स्टमक की वॉल को स्ट्रेच, और उसके अलावा हार्मोन में आ जाता है गैस्ट्रिन, और हमारे पास जो फैक्टर इसको कम करते हैं उसके अंदर आ जाता है सीसीके, जीआईपी और स्क्रेटिन। इसके अलावा हमारे पास इनहिबिटरी रिफ्लेक्सेस जो हैं वो इंटेरोगैस्ट्रिक इनहिबिटरी रिफ्लेक्सेस आते हैं ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ ड्यूodenum और इरिटेशन ऑफ ड्यूodenal म्यूकोजा, एसिडिटी ऑफ ड्यूodenal काइम, ऑस्मोलैलिटी ऑफ काइम, और ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ काइम की वजह से। इसके बाद हमारे पास है एक पर्सन जिसको गैस्ट्रिक अल्सर डायग्नोस हुआ है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है और उसकी इंटेस्टाइन जो है वो नॉर्मली एक्सेस एसिडिटी को कैसे हैंडल करती है। नंबर 1 पैथोफिजियोलॉजी है, या तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसकी वजह से एक्सेस एसिड और पेप्सिन की एक्सक्रीशन हो रही है, एब्नॉर्मल म्यूकस एक्सक्रीशन हो रही है, डिक्रीज म्यूकस एक्सक्रीशन हो रही है, म्यूकस जो है वो कम, ये सारी कॉजेज हैं। एस्पिरिन या अल्कोहल वो पर्सन बहुत इनटेक कर रहा है, हेरिडिटरी हो सकती है और साइकोजेनिक कॉज हो सकता है ड्यू टू स्ट्रेस, एग्जामिनेशन वगैरह, वेगल स्टिमुलेशन इंक्रीज हुई है ड्यू टू एक्सेस और इससे एक्सेसिव एक्सक्रीशन हो रही है, या फिर सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो रही है जो कि बर्नर ग्लैंड ऑफ ड्यूodenum को इनहिबिट करेगी। अब इंटेस्टाइनल हैंडलिंग कैसे होती है? हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अल्कलानिटी प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में हम सोडियम बाइकार्बोनेट को रिलीज कराते हैं जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं HCl को, और इनएक्टिवेटिंग पेप्सिन को इनएक्टिव कर देते हैं। डाइजेशन ऑफ म्यूकोजा इस तरह प्रिवेंट हो जाती है। एसिडिक काइम जो है वो एंटर करती है ड्यूodenum को, और ड्यूodenum में हमारे पास गैस्ट्रिक एक्सक्रीशन और पेरिस्टाल्सिस इन स्टमक जो है वो तो बहुत नर्वस और हार्मोनल मैकेनिज्म से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को इनहिबिट कर देते हैं, डिक्रीज करते हैं। एसिड अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो हमारे पास स्क्रेटिन को रिलीज करेगा, स्क्रेटिन भी हमारे पास जो है पैंक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन कराएगा, जिससे एक्सेस पैका प्रोड्यूस होंगे और वो हमारे पास एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। क्या है ये? एसिडिक काइम जब ड्यूodenum के अंदर एंटर होती है तो ये एसिडिटी हमारे पास इनहिबिट कराती है स्टमक की एम्प्टिंग को, तो कम कराती है, और हमारे पास दूसरा काम ये करती है कि पैंक्रियाटिक स्क्रेटिन रिलीज कराती है जो कि पैंक्रियाटिक एंजाइम एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा और बैकअप आएंगे ताकि वो न्यूट्रलाइज करें एसिडिटी को। इसके बाद हमारे पास ये है कि इंटेरोगैस्ट्रिक इनहिबिटरी रिफ्लेक्सेस कैसे इनिशिएट होते हैं। ये हमारे पास ड्यूodenal म्यूकोजा की डिस्टेंशन और उसकी इरिटेशन की वजह से ड्यूodenal म्यूकोजा की, तीसरा हमारे पास एसिडिटी ऑफ ड्यूodenum की वजह से, चौथा हमारे पास ऑस्मोलैरिटी अगर काइम की खराब हो उसकी वजह से, और पांचवी चीज जो इफेक्ट कर रही है वो हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट इन काइम। ये सारी चीजें जो है इंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस के लिए स्टिमुलेटरी फैक्टर है। इसके बाद हमारे पास कोलिसिस्टोकाइनिन की क्या फंक्शन है? कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वो हमारे पास पैंक्रियाटिक जूसेस को ज्यादा एक्सक्रीट कराता है और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को इनहिबिट करता है। इसके बाद और एपेटाइट को इनहिबिट करता है। व्हाइल हरिडली ड्रिंकिंग वाटर, एक बॉय ने हमारे पास एस्पायरेशन कर ली वाटर की और स्टार्ट कर दी कफिंग। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्वेलिंग, और कौन सी स्टेज है प्रॉपर्ली अकर नहीं करेगी इस केस के अंदर? हमारे पास वोलेंट्री स्टेज होती है, फ्रेंजियल होती है, एसोफेजियल होती है, और कौन सी नहीं करेगी? फ्रेंजियल स्टेज इस कंडीशन के अंदर प्रॉपर्ली नहीं होगी, और फ्रेंजियल स्टेज की स्टेजेस जो है वो हमने पहले बताई थी कि सबसे पहले हमारे पास
पोस्टीरियर नेरिस क्लोज होंगे सॉफ्ट पैलेट के एलिवेशन से, उसके बाद मीडियम स्लिट बनेगी ड्यू टू पैलेटोफरेंजियल फोल्ड्स की अप्रॉक्सीमेशन से, जिससे मैस्टिकेटेड फूड पास करेगा। उसके बाद हमारे पास लेरिंग्स और ट्रेकिया जो अपवर्ड मूव करेंगे और क्लोज होंगे, और एपिग्लॉटस जो है वो स्ट्रैंगुलेट करके इसको क्लोज कर देगा, लेरिंग्स की ओपनिंग या ग्लॉटस की ओपनिंग को। और फिर हमारे पास जो है इसके अपवर्ड मूव करने से एसोफेगस का अपर पार्ट जो है वो रिलैक्स करेगा और वाइडली ओपन होगा, तो हमारे पास बोलस जो है वो एसोफेगस के अंदर पुश कर दिया जाएगा। फेरेंक्स के सारे मसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेंगे और इस तरह से हमारे पास पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट हो गया, फूड जो है पुश कर दिया जाएगा इनटू द एसोफेगस। 2 साल का एक बच्चा है और वो डिफिकल्ट इन स्वेलिंग, उसके अंदर ये होता है कि बार बार फूड जो है वो वॉमिटिंग हो जाती है। अब इसमें हमारे पास डायलेटेड लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस है। इस बच्चे को हमारे पास क्या कंडीशन है, डायग्नोसिस क्या है, एसोफेजियल एक्लेजिया। एसोफेजियल एक्लेजिया जो है वो हमारे पास क्यों होता है कि अगर हमारे पास इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो कि इंटेरिक प्लेक्सस है वो एब्सेंट है, जिसकी वजह से हमारे पास स्टमक के जो एसोफेगस के जो लोअर एंड है वो हमारे पास रहता है कॉन्ट्रैक्टेड और फेल टू ओपन लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, तो फूड वहीं पे अकोमोलेट होती रहेगी और वॉमिटिंग के जरिए बाहर आती जाएगी। और अगर ज़्यादा देर हो जाएगी इसको 2-4 घंटे, तो फिर वो फूड पटरेड होगी, वहाँ पे इंफेक्शन होगी, वहाँ पे अल्सर भी बन सकता है। अगर ये रप्चर होगी तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट ये है कि हमने एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स देनी है। एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स से हमारे पास उसकी जो कंट्रैक्शन है वो रिवील होगी और हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद हमारे पास एंटारिक नर्वस सिस्टम की एंटारिक नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर हमारे पास 2 आते हैं, माइंटारिक प्लेक्सिस और मीजनल प्लेक्सिस। माइंटारिक प्लेक्सिस लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के दरमियान प्रेजेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल करता है। मीजनल प्लेक्सिस जो है वो सबम्यूकोसल प्लेक्सिस है, वो हमारे पास लोकल सिक्रीशंस वगैरह को कंट्रोल करता है। इसके फंक्शन भी दे दिए। और व्हाट आर द मोटर फंक्शन ऑफ स्टमक? स्टमक के मोटर फंक्शन स्टोरेज, मिक्सिंग और एम्पटिंग ऑफ फूड इनटू द ड्यूडेनम में। इसके रेगुलेशन, गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ये भी हमने बहुत दफा कर ली। 2 डेफिशिएंसीज ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्रिक एट्रोफी, इससे हमारे पास HCl की प्रोडक्शन कम होगी और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसकी डेफिशिएंसी होगी। HCl की प्रोडक्शन कम होने से होगा हमारे पास एक्लेजिया कार्डिया और नहीं एक्लोरहाइड्रिया, और इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी से परनिशियस एनीमिया। इसके बाद फैक्टर्स दैट रेगुलेट द गैस्ट्रिक एम्पटिंग, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्लेजिया। एक्लेजिया का मतलब वो लोअर एसोफेजियल वाली पैथोलॉजी दोबारा से। इसके बाद एंटारिक नर्वस सिस्टम क्या है, उसके फंक्शन क्या है, और 8 न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ एंटारिक नर्वस सिस्टम। इसके लिए हमने निमोनिक याद किया था, अना CS DS और BM, यहाँ पे एक और भी आना है इसके साथ, BM और एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ATP। उसके बाद हमारे पास कोलिसिस्टोकाइनिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, सब्सटेंस P, वेजोएक्टिव पेप्टाइड, सोमैटोस्टेटिन, ल्यूकिनकैफ्लिन, LMC, ल्यूकिनकैफ्लिन, मेटनकैफ्लिन, फिर बॉम्बैसिन, न्यूरोपेप्टाइड Y और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये सारे हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ एंटारिक नर्वस सिस्टम। व्हिच चेंजेस अकर ड्यूरिंग द फ्रेंजियल स्टेज ऑफ स्वेलिंग, ये फिर से वही स्टेज है इसका नर्वस कंट्रोल। उसके बाद हमारे पास है वॉलंटरी स्टेजेस ऑफ स्वेलिंग स्टेजेस और उसका सेकंड स्टेज का मैकेनिज्म, ये भी हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। अब वॉमिटिंग रिफ्लेक्स के अंदर हमारे पास पेरिस्टाल्सिस का इनहिबिट इन्वर्स होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक्सेसिव डिस्टेंशन या इरिटेशन होती है ड्यूडेनम की, स्पेशली हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आता है वॉमिटिंग के लिए। ये ड्यूडेनम की इरिटेशन जो है सबसे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है। सिग्नल जो है वो हमारे पास ओरिजिनेट करते हैं फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक और अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से। वहां से वेगल और सिंपैथेटिक एफरेंट फाइबर जो है वॉमिटिंग सेंटर एरिया पोस्ट्रीमा में ब्रेनस्टेम में सिग्नल्स लेके जाते हैं। वहां से हमारे पास मोटर इंपल्सेस जनरेट होती हैं और एक्ट ऑफ वॉमिटिंग जो है वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है बाय द वॉमिटिंग सेंटर बाय द वे ऑफ 5th, 7th, 9th, 10th, 12th क्रेनियल नर्व से अपर GIT के थ्रू। और फिर वहां से हमारे पास ये नर्व जो है वो वेगल और सिंपैथेटिक नर्व वापस सिग्नल्स लेके आती हैं डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स के पास। अर्ली स्टेजेस के अंदर हमारे पास एंटी पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट होती है। पेरिस्टाल्सिस जो है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करती है 2 से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड में। और फिर हमारे पास इंटेस्टाइनल कंटेंट जो है वो ड्यूडेनम में आता है और वहां से स्टमक में अपर पोर्शन ऑफ GIT डिस्टेंडेड होता है। ऑनसेट ऑफ वॉमिटिंग के ऊपर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंट्रिंसिक कॉन्ट्रैक्शन होती है ड्यूडेनम की, स्टमक की और एब्डोमिनल मसल की। और वॉमिटस जो है वो हमारे पास एसोफेगस, स्टमक से एसोफेगस में जाता है। डीप ब्रेथ लेते हैं, हार्ट बोन जो है वो रेज करती है, लेरिंक्स अपवर्ड पुल होता है, अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो ओपन होता है, वहां से ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है ताकि वॉमिटस जो है वो लंग्स में ना जाए। और फिर हमारे पास कंट्रैक्शन होती है, सारे एब्डोमिनल मसल इकट्ठे कंट्रैक्ट करते हैं, स्टमक, डायफ्राम वगैरह ये सब कुछ कंट्रैक्ट करता है। तो सारा जो वॉमिटस होता है वो हमारे पास लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स करने से एक्सपेल आउट हो जाता है टुवर्ड्स द माउथ। इसके अंदर हमारे पास एक होता है कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन, ये एरिया है जहाँ पे वॉमिटिंग के सिग्नल्स जो जा रहे हैं वो इसको इंड्यूस करते हैं। और सर्टेन ड्रग्स लाइक एपोमॉर्फिन, मॉर्फिन, डिजिटालिस वगैरह भी इसको स्टिमुलेट कर सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एरिया पोस्ट्रीमा और लेटरल वॉल ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में लोकेटेड होता है। और तीसरी चीज़ हमारे पास जिसको स्टिमुलेट करती है वो आती है मोशन सिकनेस। लास्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ कोलोन और पेरिस्टाल्सिस इन स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कंट्रोल करता है। कोलोन का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट और सॉलिड फीसेस बनना और फिर सॉलिड फीसेस को स्टोर करना। फैक्टर्स जो कि पेरिस्टाल्सिस को बढ़ा रहे हैं, इसमें हमारे पास मील जो कि इंक्रीज करती है पेरिस्टाल्सिस को, एंट्री ऑफ काइमिन थ्रू द ड्यूडेनम, और उसके बाद गैस्ट्रोएंटेरिक रिफ्लेक्सेस जो कि स्टमक से इंटेस्टाइन पे आएंगे। इसके अलावा हार्मोन कौन कौन से इंक्रीज कर रहे हैं हमारे पास पेरिस्टाल्सिस को? गैस्ट्रिन, सेरोटोनिन, CCK, इंसुलिन, मोटिलिन। गैस्ट्रिन, सेरोटोनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, इंसुलिन और मोटिलिन, ये सारे जो है इंक्रीज करते हैं। इनहिबिट कौन करता है?